आज की क्लास में जो है हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे टॉपिक दैट इज द डिजीज के बारे में। लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे जो आपकी वायरल डिजीज है उसके चार्ट तक डिस्कस कर लिया था, वायरल डिजीज के चार्ट तक। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटोजोन डिजीज के बारे में। तो अगर हम प्रोटोजोन डिजीज में देखें तो हमें पता है कि आपके पास जो मलेरिया है, मलेरिया एक ऐसी डिजीज है जो कि प्रोटोजोआ के द्वारा कॉज की जाती है। डिफरेंट स्पीसीज हमारे पास प्लाज्मोडियम की है। अब कौन सा प्रोटोजोन है जो कि मलेरिया नाम की डिजीज को कॉज करता है? दैट इज योर प्लाज्मोडियम। ठीक है, अलग अलग स्पीसीज है हमारे पास प्लाज्मोडियम की, जैसे कि प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये आपके पास जो है मलेरिया डिजीज को कॉज करते हैं। तो कौन कौन सी अलग अलग आपके पास स्पीसीज हैं एक्चुअली प्लाज्मोडियम की, ठीक है, जो कि आपकी मलेरिया डिजीज को कॉज करती हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम मलेरिया हो गई, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो गया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम हो गया आपका। तो अगर हम देखें तो जो आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है ये मैलिग्नेंट मलेरिया, मैलिग्नेंट मलेरिया कौन सा वाला मलेरिया, जो कि आपके पास मतलब अपनी एक साइट पे कन्फाइंड नहीं रहेगा। ठीक है, जो कि आपका अपनी एक साइट पे कन्फाइंड नहीं रहेगा, अदर साइट फैलता है, वो हुआ आपके पास मैलिग्नेंट। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो है वो मैलिग्नेंट मलेरिया को कॉज करता है। ठीक है, ये क्या कॉज करता है, जो आपका मेलिग्नेंट मलेरिया है उसको हमारे पास प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो स्पीसीज है वो कॉज करती है। ठीक है, और ये जो पैथोजन है ये फैक्टल है आपके पास एट ऑल टाइम्स। मतलब क्या है कि अगर मान लो ये पैथोजन मतलब मलेरिया कॉज कर रहा है किसी पर्सन में, ठीक है, तो ये उसके लिए एक तरह से फैक्टल है, राइट, मींस इट कैन लीड टू द डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। सो वेक्टर ऑफ डिजीज की अगर मैं बात करूं तो इस डिजीज का जो वेक्टर है वो है आपके पास फीमेल। इस डिजीज का जो वेक्टर है, कौन इस डिजीज को कॉज करता है, दैट इज द फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। ये इसको फैलाता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम जो है वो क्या था इसका, प्लाज्मोडियम इसका जो है वो कॉजल ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रोटोजोन है, जबकि इसका वेक्टर कौन है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। Female Anopheles mosquito transfer the sporozoites of the plasmodium from sick to healthy person। ठीक है, जो इसके जो स्पोरोजोइट्स होते हैं उनको जो है वो सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन तक ट्रांसफर करने का काम जो है वो किसका होता है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो का होता है। जो लाइफ साइकिल होती है प्लाज्मोडियम की वो डाइजेनेटिक होती है, इंपॉर्टेंट है, डाइजेनेटिक होती है, यानी कि ये दो होस्ट में कंप्लीट होती है। यहाँ पर अगर हम देखें जो प्राइमरी होस्ट होता है वो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है। ठीक है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है, और जो यहाँ पर सेकेंडरी होस्ट है वो ह्यूमन है। ठीक है, सेकेंडरी होस्ट कौन है, ह्यूमन है। फिर आपके पास आता है मॉस्किटो सेक्सुअल फेज। मॉस्किटो के केस में सेक्सुअल फेज चलेगा प्लाज्मोडियम का, ह्यूमन में ए सेक्सुअल फेज चलता है इसका। ठीक है, दो होस्ट है यहाँ पे, दो होस्ट है। एक तो आपके पास जो है यहाँ पर क्या है, एक तो मॉस्किटो है होस्ट। ठीक है, मॉस्किटो में याद रखेंगे मिस, एक ट्रिक याद रखेंगे मिस, मॉस्किटो में क्या चलेगा, सेक्सुअल फेज चलेगा प्लाज्मोडियम का, जबकि ह्यूमन में ए सेक्सुअल फेज चलेगा। ठीक है, तो जो स्पोरोजोइट्स हैं फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द मॉस्किटो एंटर द बॉडी ऑफ द ह्यूमंस। ठीक है, क्या होता है कि जो आपके स्पोरोजोइट्स हैं, ठीक है, जो यहाँ पर इंफेक्शियस फॉर्म है, ठीक है, वो कहाँ से आएगा, वो आपके पास सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द मॉस्किटो से एंटर करेगा बॉडी ऑफ द ह्यूमंस में। कैसे, कैसे, जब मॉस्किटो हमें बाइट करेगा, राइट, तो फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम ये जो इन्फेक्शियस फॉर्म है स्पोरोजोइड्स, ये ब्लड स्ट्रीम से अब कहाँ जाएंगे, ये लीवर में जाएंगे। ठीक है, और लीवर सेल के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और बन जाते हैं क्रिप्टोमेरोजोइट्स। क्या बन जाते हैं, क्रिप्टोमेरोजोइट्स बन जाते हैं। ये जो पैरासाइट्स हैं ये आपके पास रिलीज हो जाते हैं इनटू द ब्लड, ब्लड के अंदर ये पैरासाइट रिलीज हो जाते हैं व्हेन द लीवर सेल्स बर्स्ट, जब लीवर सेल्स फटते हैं। ये जो क्रिप्टोमेरोजोइट्स होते हैं ये उसके बाद आपके आरबीसी को अटैक करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके आरबीसी को अटैक करते हैं और फिर ये मल्टीप्लाई करते हैं आपके आरबीसी के अंदर। ठीक है, तो पहले ये लीवर सेल्स को अफेक्ट कर रहे हैं, देन ये आपके आरबीसी को अफेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या होता है हमारा, क्रिप्टोमेरोजोइट से क्या बन जाएंगे, आपके मेरोजोइट्स बन जाएंगे। ठीक है, और फाइनली आपके आरबीसी की होगी रप्चरिंग, आरबीसी अब रप्चर कर जाएगा, फट जाएगा।
सो विद द रप्चर ऑफ द आरबीसी, जब आरबीसी रप्चर हुआ, आरबीसी जब फटा, आरबीसी की जब रप्चरिंग हुई, तो एक टॉक्सिन रिलीज हुआ, एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज हुआ, जिसको मैंने बोला हीमोजोइन। क्या बोला इसको? हीमोजोइन। ठीक है, ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, विच इज द मेन रीजन। और यही यही टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजोइन रिलीज होता है, जो कि मेन कारण है, मेन रीजन है फॉर रीअकरिंग फीवर विद चिल्स। हमें पता है कि मलेरिया नाम की डिजीज में पेशेंट में बार बार फीवर और चिल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यही हीमोजोइन इसका कारण है। ये जो मेरोजोइट्स है, ये एंटर कर जाते हैं इनटू द न्यू आरबीसीज एंड डेवलप इनटू माइक्रो एंड मेगा गैमेटोसाइट्स। ठीक है, अब ये मेरोजोइट्स आगे फर्दर जो न्यू आरबीसी हैं उनमें एंटर करेंगे। ठीक है, और किसमें डेवलप हो जाते हैं? माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटे, मेगा मतलब लार्ज। ठीक है, माइक्रो और मेगा गैमेटोसाइट्स में ये डेवलप हो जाते हैं। सो द गैमेट्स अलोंग विद द ब्लड ऑफ द ह्यूमन। अब गैमेट्स बन गए, तो ये जो गैमेट्स हैं साथ ही साथ जो ब्लड ऑफ द ह्यूमन है, दैट एंटर्स इनटू द बॉडी ऑफ द मॉस्किटो व्हेन इट बाइट्स द ह्यूमन। जब वो ह्यूमन को बाइट करेगा, ठीक है, तो ये जो गैमेट्स हैं ये अब बॉडी ऑफ द मॉस्किटो में चले जाएंगे। सो नाउ द डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द स्टमक वॉल ऑफ द मॉस्किटो। तो अब जो डेवलपमेंट है वो स्टमक वॉल ऑफ द मॉस्किटो में देखने को मिलेंगी। ठीक है, गैमेट्स जो है फ्यूज करेंगे आपस में और क्या बना देते हैं? जाइगोट बना देंगे। ये जो जाइगोट है, ये नाउ ये क्या हो गया? द जाइगोट नाउ डेवलप्स इनटू द मॉस्किटोज बॉडी। ठीक है, अब इस जायगोट की डेवलपमेंट होती है मॉस्किटो की बॉडी के अंदर, और आपके पास स्पोरोजोइट्स बनते हैं जो कि इंफेक्शियस फॉर्म है। अब ये जो स्पोरोजोइट्स हैं ये आपके पास स्लाइवरी ग्लैंड्स में जाते हैं, मॉस्किटो की स्लाइवरी ग्लैंड में जाते हैं, और वहां पर ये स्टोर हो जाते हैं। सो दे आर इंजेक्टेड इनटू द ह्यूमन बॉडी। जब भी जो है वो बाइट करेगा मॉस्किटो हमें, जब भी हमें जो है वो मॉस्किटो बाइट करेगा, जब भी मॉस्किटो हमें बाइट करता है तो ये जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाते हैं। ये जो स्पोरोजोइट्स होते हैं ये ह्यूमन बॉडी के अंदर फिर इंजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। क्लोरोक्विन का यूज जो है वो होता है जिसको चिनकोना ट्रीज की बार्क से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, क्लोरोक्विन, ये क्वेश्चन आता है, ये मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। तो एक बार आप लोग, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे एक तो मैंने आपको इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, और एक ये नोट्स पीडीएफ, डिटेल्ड पीडीएफ आपको दिया गया है। तो आप लोग वहां से एक बार रिवाइज कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। ठीक है, इसको रिवाइज कर लेना, देन आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए आगे हम चलते हैं, ये लिस्ट है आपकी। लास्ट क्लास में मैंने आपको लिस्ट करवाई थी बैक्टीरियल डिजीज और जो आपकी वायरल डिजीज है उसकी। ठीक है, तो आज हम लिस्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रोटोजोन डिजीज की। प्रोटोजोन डिजीज जैसे आपके पास सबसे पहले है अमीबियसिस। अमीबियसिस क्या होता है? हमारा अमीबिक डाइसेंट्री। अमीबियसिस क्या है? अमीबिक डाइसेंट्री। इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो कौन सा प्रोटोजोन होता है? दैट इज एंटमीबा हिस्टोलिटिका। कैसे स्प्रेड करता है अमीबिक डाइसेंट्री? कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू। क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं पेशेंट में? एब्डोमिनल पेन होगा, उसको क्रैम्प्स होंगे। ठीक है, जो स्टूल होगा, स्टूल के अंदर जो है वो एक्सेस में जो म्यूकस है, मतलब वाटरी सब्सटेंस म्यूकस जो है वो एक्सेस में आएगा, और उसके स्टूल में ब्लड जो है वो एक्सेस में देखने को मिलेगा। राइट, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, अल्टरनेटिंग विद डायरिया, मतलब कुछ ऐसा होगा कि कभी उसको जो है वो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कभी उसको डायरिया हो जाएगा। कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है आपका अमीबिक डाइसेंट्री में? तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है यहाँ पर अफेक्ट होती है, पेशेंट की लार्ज इंटेस्टाइन अफेक्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपके पास जो डिजीज है, दैट इज योर, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ से करवाती हूँ। ठीक है, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये ट्राइपेनोसोमा वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्राइपेनोसोमियसिस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्राइपेनोसोमा इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है, ये याद रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछे जाते हैं। इसका ये इसको कौन स्प्रेड करता है, कौन इसका वेक्टर है? ठीक है, सो सीसी फ्लाई, ठीक है, दैट इज ग्लोसिना पालपेलिस, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ट्राइपेनोसोमा का।
इसमें क्या देखने को मिलता है, लेथार्जी होगी, एक तो जो पेशेंट है उसको अनकॉन्शियसनेस भी हो सकती है। इसमें एक्चुअली ब्रेन होता है अफेक्टेड, ब्रेन, ठीक है, ब्रेन इसमें अफेक्ट होता है। काला अजर ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा वाला प्रोटोजोन है, दैट इज द लेशमीनिया, लेशमेनिया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, लेशमेनिया इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है, याद रखना। अब इसका भी इंपॉर्टेंट है, ये इसका वेक्टर कौन है, कौन फैलाता है इसको, दैट इज सैंड फ्लाई, दैट इज द सैंड फ्लाई, ये याद रखिएगा, ठीक है। फीवर, अनीमिया, स्प्लीन का एनलार्जमेंट, ये कुछ फीचर्स हैं, सिम्टम्स हैं। लीवर और स्प्लीन अफेक्ट होती है आपकी काला अजर में। देखो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, ट्राइपेनोसोमा का सीसी फ्लाई, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, काला अजर का लिस्मीनिया भी इंपॉर्टेंट है, और ये सैंड फ्लाई भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी आपको, ये सारा आपको नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड किया गया व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो वहां से एक बार रिवाइज कर लेंगे। अभी मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट सारे इसमें से करवा दिए, राइट। फिर आपके पास आता है फंगल डिजीज के बारे में, अगर हम देखें तो फंगल डिजीज की अगर मैं बात करूं तो देखो कॉमन सा है, जैसे आपको पता है कि जो रिंग वॉर्म है, रिंग वॉर्म है वो एक फंगल डिजीज का एग्जांपल है, ठीक है। अब इसके पॉजिटिव एजेंट कौन से होते हैं, जैसे आपके पास ट्राइकोफाइटन, ठीक है, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटन, ये क्या है, इसके पॉजिटिव एजेंट्स हैं, कौन कौन से, ट्राइकोफाइटन, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटन, ये इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म है। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इसमें पेशेंट को ड्राई स्केली लीजन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, नेल्स पे, नेल्स पे, स्किन पे, ठीक है, स्कैल्प पे। एक्चुअली यहाँ पर ना पेशेंट को जो है वो ईचिंग भी होगी, वो जो स्केली लीजन्स होंगे उसके ऊपर ईचिंग भी देखने को मिलेगी। मोड ऑफ स्प्रेड कैसे होगा, सॉइल के थ्रू, या फिर कोई आपके पास इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है उसका जैसे कॉम्ब यूज करते हैं या उसका कोई अदर आइटम्स यूज करते हैं, ठीक है, तो उससे जो है आपके पास ये फैल सकता है। अब इसमें ऑर्गन जो है वो कौन सा अफेक्ट होगा, आपका स्किन हो गया, हेयर हो गया, आपका स्कैल्प हो गया, ठीक है, स्किन हो गया, हेयर हो गया, स्कैल्प हो गया, ये इसमें ऑर्गन है जो कि अफेक्ट होते हैं, राइट। फिर बात करते हैं हम हेलमिंथ डिजीज की। हेलमिंथ डिजीज की अगर हम बात करें तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट है ना वो मैं आपको बता देती हूँ, जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये देखो एस्केरियसिस बहुत इंपॉर्टेंट है हेलमिंथ डिजीज में, एस्केरियसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एस्केरियसिस लुम्ब्रिक्वाइड्स जो हैं ये इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, और ये जो एस्केरियसिस लुम्ब्रिक्वाइड्स हैं ये हेलमिंथ है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके सिम्टम्स में क्या होगा, देखो एस्केरियसिस वाले में क्या होगा आपका, एक तो इंडाइजेशन होगा पेशेंट को, वॉमिटिंग, डायरिया, ये देखने को मिलेगा, ठीक है। इंडाइजेशन हो गया, वॉमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, कॉमन से जो डाइजेस्टिव जो डिसऑर्डर्स हैं, डाइजेस्टिव जो सिम्टम्स हैं वही होंगे, ठीक है। और एक्चुअली यहाँ पर जो है इसके साथ साथ जो है वो इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है, ठीक है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है, मस्कुलर पेन हो सकता है, फीवर, अनीमिया। अगर हम इसकी बात करें, इसका जो है इसमें अगर आप देखो तो इंटेस्टाइन जो है वो अफेक्ट होती है, आपकी इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन आपकी अफेक्ट होती है ऑर्गन में। एलिफेंटियसिस का इंपॉर्टेंट है, इसका क्या इंपॉर्टेंट है, इसका ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसका वेक्टर जो है, एलिफेंटियसिस को फिलरियसिस भी कहा जाता है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आता है। वुचेरिया बेनक्रॉफ्टाई की बात करूं अगर मैं, ठीक है, इसके अलावा मैं वुचेरिया मलाई की बात करूं तो ये इसके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। क्यूलेक्स मॉस्किटो इसको स्प्रेड करता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो, ठीक है। इसमें क्या होगा, स्वेलिंग ऑफ द लैग्स, देखो जो एलिफेंटियसिस नाम से ही पता लग रहा है, मतलब एलिफेंट की तरह हो जाएंगे इसमें जो लैग्स हैं या लोअर लिम्स जो हैं वो पेशेंट के, ठीक है, या फिर जेनाइटल ऑर्गन्स जो हैं उनमें स्वेलिंग होगी। लोअर लिम्स और जेनाइटल ऑर्गन्स इसमें अफेक्ट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वुचेरिया बेनक्रॉफ्टाई, वुचेरिया मलाई, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये भी इंपॉर्टेंट है आपके पास जो टीनियसिस है, इसके भी हेलमिंथ होते हैं, इसके पॉजिटिव एजेंट, ठीक है। टीनियसिस की अगर हम बात करें तो इसमें ना एक्चुअली जो पॉजिटिव एजेंट है वो कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो आपके पास टीनिया सोलियम जिसको पॉर्क टेप वॉर्म कहा जाता है, दूसरा टीनिया सेगिनेटा, इसको
बीफ टेपवर्म कहा जाता है, ठीक है। इन दोनों में ना बेसिकली इतना याद रखना है, स्मॉल इंटेस्टाइन अफेक्ट होती है इसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन टीनियसिस में, स्मॉल इंटेस्टाइन, दोनों ये आपके इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनेटा, तो ये आपको याद रखना है ओनली। ये हुआ पॉर्क। टीनिया सोलियम क्या होता है, पॉर्क टेप वॉर्म होता है, ठीक है। और टीनिया सेजिनेटा क्या होता है, बीफ टेप वॉर्म। एक बार इसको नजर मार लेंगे। और जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताया, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एलिफेंटेसिस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिफेंटेसिस है, ठीक है। रिंगवर्म इज कॉज बाय, क्वेश्चन दिया गया प्रैक्टिस के लिए, कौन कॉज करता है इसको, जो फंगाई है वो इसको कॉज करता है, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया। देखो आपके सिलेबस में जो टॉपिक है वो है आपका इसमें से, दैट इज टाइप्स ऑफ डिजीज, इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस, थॉरली हमने डिस्कस कर लिया है। अगर किसी स्टूडेंट ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज आप लास्ट लेक्चर देख लेना, आपके ऐप पे अपलोडेड है, और मैंने आपको कल व्हाट्सएप पे भी उसका लिंक शेयर किया था, राइट। क्योंकि स्टार्टिंग से पढ़ेंगे बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, तो आपको अच्छे से हर चीज समझ में आएगी। स्टेप बाय स्टेप वी आर डूइंग। डिजीज के बाद जो है आपके सिलेबस में पॉइंट है, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज के लिए यहाँ पर एक चार्ट है आपके पास, ठीक है। क्या क्या कर सकते हो आप, देखो पर्सनल हाइजीन रख सकते हो। अगर आप पर्सनल हाइजीन मेंटेन करते हो तो बहुत सारी डिजीज ऐसी हैं जिनको आप प्रिवेंट कर सकते हो। बॉडी को क्लीन रखेंगे, ठीक है। कंजप्शन ऑफ क्लीन फूड, क्लीन फूड लेंगे, बिल्कुल साफ सुथरा खाना, साफ सुथरा पानी लेंगे। प्रिवेंट क्लोज कंटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके साथ क्लोज कांटेक्ट नहीं रखेंगे। पब्लिक हाइजीन रखेंगे, ठीक है, पब्लिक हाइजीन रखेंगे। वैक्सीनेशन करा सकते हैं, इम्यूनाइजेशन टू कंट्रोल डिजीज, कुछ डिजीज को, जैसे कि पोलियो, डिप्थेरिया, टेटनस, ठीक है। पोलियो, डिप्थेरिया, टेटनस, इन डिजीज को कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर डिस्पोजल कराओगे वेस्ट का, ठीक है। पीरियोडिक क्लीनिंग ऑफ वाटर, मतलब साफ सुथरा रखें पानी, रिजर्वायर है ना, हाइजीन टू बी मेंटेन्ड इन पब्लिक कैटरिंग। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स का यूज करेंगे या ड्रग्स का यूज करेंगे, डिजीज अगर होती है उसको ट्रीट करने के लिए। अच्छा, इरेडिकेशन ऑफ वेक्टर, जैसे जो ना उस डिजीज को फैला रहा है, जैसे मान लो मॉस्किटो है किसी डिजीज के वेक्टर, या फ्लाइज हैं, तो उनको खत्म करना, उनको इरेडिकेट करना वेक्टर्स को, ठीक है, एंड देयर ब्रीडिंग प्लेसेस। तो ये कुछ तरीके हैं, एक बार ये चार्ट पढ़ लेना नोट से, ठीक है। ये बेसिक सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, कैसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बस ये टॉपिक है आपका। एक क्वेश्चन यहां से बनता है, देखो जो आपके पास ना गैम्बूसिया जो फिश थी, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसको कैन ईट द लार्वा ऑफ मॉस्किटोस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, किलिंग दैम। तो जो गैम्बूसिया नाम की जो फिश है वो किसको ईट कर सकती है, लार्वा ऑफ मॉस्किटो को, ठीक है, दस इट इज किलिंग इट। सो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके सिलेबस में जो पॉइंट है, सिलेबस में पॉइंट है इसके बाद, दैट इज द इम्यूनाइजेशन, ठीक है। इम्यूनाइजेशन दैट इज द नेक्स्ट सिलेबस पॉइंट। तो इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, जो आपके सिलेबस में पॉइंट है, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन पूरा डिटेल में, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज हो गया, अब पढ़ लेते हैं वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। तो जो आपका प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन है, ये किसके ऊपर आधारित होता है, ये आपके पास आधारित होता है ऑन द मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। किसके ऊपर आधारित होता है, बेस्ड ऑन द मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम, ठीक है। जो आपके पास वैक्सीन है, वैक्सीन क्या है, वैक्सीन एक तो हमारा डेड या फिर वीकेंड पैथोजन है, क्या है, डेड या फिर वीकेंड पैथोजन है, और द वीकेंड प्रोटीन, या फिर आप ये बोल सकते हो कि ये आपका वीकेंड प्रोटीन है जो कि प्रोड्यूस किया जाता है बाय द पैथोजेंस, ठीक है। ये इंसर्ट किया जाता है इनटू ए पर्सन टू इंड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स, एक इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो एक्चुअली वैक्सीन क्या है, डेड या वीकेंड पैथोजन है या फिर वीकेंड प्रोटीन है विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द पैथोजन इंसर्टेड इनटू अ पर्सन टू इंड्यूस, एंड क्या इंड्यूस कराने के लिए, इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करवाने के लिए। जैसे कि द वैक्सीन, जैसे कोविड 19 कोरोना वायरस की जो वैक्सीन तैयार की गई है ना,
उस तरह से। सो वैक्सीन प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज। जैसे जब किसी को उस कोविड-19 की वैक्सीन लग रही थी तो उससे उसके शरीर में क्या प्रोड्यूस हो रही थी, एंटीबॉडीज। ठीक है, दैट नलीफाई द टॉक्सिन और पैथोजन एंड आल्सो प्रोड्यूसेस मेमोरी। बी सेल्स होते हैं आपके और टी सेल्स होते हैं, ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। तो ये जो सेल्स होते हैं ना, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ये क्या करते हैं, ये आपके पास पैथोजन को रिकॉग्नाइज करते हैं, पैथोजन को पहचान लेते हैं। ठीक है, और जो है रिकॉग्नाइज द पैथोजन इन लेटर एनकाउंटर्स एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं। सो वैक्सीनेशन की मदद से क्या होता है, आपकी एक्टिव इम्यूनिटी, वैक्सीनेशन प्रोवाइड्स एक्टिव इम्यूनिटी। देखो थोड़ा सा मैं आपको इस पे बता देती हूँ। देखो इम्यूनिटी क्या होती है, आपकी एबिलिटी होती है बॉडी की टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस। इम्यूनिटी आपकी दो प्रकार की होती है, इनेट इम्यूनिटी होती है, एक हमारी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो कि आपके पास बर्थ से होती है, उसको बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। जो कि एक्वायर करते हैं हम आफ्टर बर्थ, वो क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ना, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो। तो यहाँ पे हम सिलेबस का पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, दैट इज वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। तो मैंने क्या बोला आपको, वैक्सीनेशन जो है वो एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है, यानी कि बीमारियों से लड़ने की जो एक तरह से मतलब एबिलिटी होगी, है ना, ऑब्वियसली उसी को। इफ ए फास्ट इम्यून रिस्पॉन्स इज नीडेड, अगर मान लो आपको चाहिए फास्ट इम्यून रिस्पॉन्स, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। देखो एक्चुअली आपके पास ना दो प्रकार से होती है इम्यूनिटी, एक होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव। ठीक है, एक्टिव क्या हुई, व्हेन द एंटीबॉडीज, जब एंटीबॉडीज जो है वो डेवलप होंगी बाय आवर ओन सेल्स इन रिस्पॉन्स टू द एंटीजन। एंटीजन क्या हुआ, कोई फॉरेन सब्सटेंस जो शरीर के अंदर एंटर किया, वो हुआ आपका एंटीजन। तो जब एंटीबॉडीज हमारे शरीर में खुद से बनेंगी इन रिस्पॉन्स टू द एंटीजन, तब हम उसको एक्टिव इम्यूनिटी बोल देते हैं। ठीक है, और ये आपके बॉडी में ना, क्योंकि मतलब बाय आवर ओन, है ना, बाय आवर ओन सेल्स डेवलप हो रही है, तो ये स्टे होगी फॉर द लॉन्गर पीरियड बॉडी में। जबकि अगर हम पैसिव इम्यूनिटी की बात करें, तो अगर एंटीबॉडीज डेवलप्ड इन, मतलब अगर ना बेसिकली आपसे पूछा जाए कि जब एंटीबॉडीज इंजेक्ट कराई जा रही हैं, खुद से नहीं प्रोड्यूस हो रही हैं, इंजेक्ट करवाई जा रही हैं, तो वो होता है पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो स्टे करती है फॉर ए शॉर्ट पीरियड। एज आई टोल्ड यू, फॉर एग्जाम्पल इम्यूनिटी डेवलप्ड नेचुरली ड्यू टू डिजीज। मान लो किसी डिजीज की वजह से नेचुरली आपके अंदर कोई इम्यूनिटी डेवलप हो गई, है ना, या फिर वैक्सीनेशन के द्वारा, वो क्या होती है, एक्टिव। जबकि पैसिव, जैसे इम्यूनिटी गिवन टू द इन्फेंट, इन्फेंट को जब हम इम्यूनिटी देते हैं बाय एंटीबॉडीज इन कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम क्या होता है, जो फर्स्ट जो मिल्क हुआ, जो फर्स्ट मिल्क हुआ मदर का, दैट इज द कोलेस्ट्रम। ठीक है, इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी होती है, आईजीए, ये भी क्वेश्चन आता है, आईजीए। ठीक है, कौन सी वाली, आईजीए। और उसके अंदर आपको पता है कि उसके अंदर जो है वो जो एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, उससे जो इन्फेंट है उसको एक तरह से इम्यूनिटी, यानी कि बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है वो मिलती है। इसके अलावा टेटनस एंटीटॉक्सिन के द्वारा जो इम्यूनिटी दी जाती है, वो भी क्या होगी आपकी, पैसिव, क्योंकि यहाँ पर इंजेक्ट करवाया जा रहा है, राइट, तो ये क्या होगा, पैसिव का एग्जाम्पल है। जबकि वैक्सीनेशन में आई टोल्ड यू, वैक्सीनेशन कौन सी इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है, आपका एक्टिव इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है। सो इफ ए फास्ट इम्यून रिस्पॉन्स इज नीडेड, एज आई टोल्ड यू, अगर फास्ट इम्यून रिस्पॉन्स की जरूरत है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज, जो प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज हैं, यानी कि तैयार की जाएंगी एंटीबॉडीज, ठीक है, या फिर एंटीटॉक्सिन, उसको इंजेक्ट करवाया जाता है इनटू द पेशेंट, एज इन द टेटनस। जैसे टेटनस इन्फेक्शन में अगर हम देखें तो वहां पे भी यही होता है। सो दिस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है हमारा पैसिव इम्यूनाइजेशन। क्या कहा जाता है इसको, इट इज कॉल्ड एज योर पैसिव इम्यूनाइजेशन, इसको पैसिव इम्यूनाइजेशन कहा जाता है। कोलेस्ट्रम गिवन टू द चाइल्ड
through the first lactation provides antibodies IgA. I told you IgA from the mother to the child. मदर से जो चाइल्ड है उसको ये एंटीबॉडी जो है वो एक तरह से यहाँ पर मिल जाती है, जिसकी वजह से जो चाइल्ड है या जो इन्फेंट है उसको प्रोटेक्शन मिलता है फ्रॉम एनी पैथोजेंस। कोई भी डिजीज कॉज करने वाले जो पैथोजेंस हैं उससे उसको क्या मिलता है, एक प्रकार से प्रोटेक्शन। टिल द इम्यून सिस्टम, मतलब जब तक ना जो चाइल्ड है उसका इम्यून सिस्टम जो है वो वेल डेवलप ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि इट विल टेक ए टाइम कि उसका चाइल्ड का अपना जो इम्यून सिस्टम है वो डेवलप हो, राइट। तो उसके लिए यहाँ पर कोलोस्ट्रम दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वैक्सीनेशन का डेफिनेशन दिया गया है अलग से। वैक्सीनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए प्रेपरेशन ऑफ द प्रोटीन्स ऑफ द पैथोजन। एक्चुअली ना जो पैथोजन है उसी का यहाँ पर प्रोटीन लिया जाता है, ठीक है, और किल्ड और इनएक्टिवेटेड पैथोजन, ठीक है, इनएक्टिवेटेड पैथोजन इनटू द बॉडी टू जनरेट, ताकि बॉडी के अंदर क्या हो, उसके खिलाफ जो एंटीबॉडी है वो जनरेट हो। सो दिस इज द वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। सो कोलेस्ट्रम आपका क्या होता है, इट इज द येलो एंड थिक न्यूट्रिशन फील्ड, ठीक है, फर्स्ट मिल्क सिक्रेटेड बाय द फीमेल। इसमें फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स पाए जाते हैं, लैक्टोफेरिन एंड आईजीए जो कि भरपूर मात्रा में होता है। इसके अलावा आईजीजी भी होता है कुछ मात्रा में, आईजीएम जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो भी होता है। लेकिन आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि मैक्सिमम क्या होता है, तो क्या होता है, आईजीए, मेनली क्या होता है, आईजीए होता है। तो ये आपके सिलेबस का टॉपिक हो गया, इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन भी, ठीक है। अब आपके सिलेबस में टॉपिक है इसमें इनहेरिटेड डिजीज एंड सेक्स लिंक्ड डिजीज। इनहेरिटेड डिजीज एंड सेक्स लिंक्ड डिजीज। सो इनहेरिटेड डिजीज में क्या आएंगी आपकी, जो आपके इनहेरिटेड डिजीज से हम क्या समझते हैं, पहली बात तो हमें ये पता होनी चाहिए, है ना। इनहेरिटेड डिजीज आपके पास कौन सी वाली डिजीज हुई। अच्छा, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। अगर आप लोगों को सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में पता ना हो, तो इसका लाइव आपने अटेंड नहीं किया हो, तो इसका लेक्चर वीडियो जो है आपका ऐप पे भी अपलोडेड है और मैंने व्हाट्सएप पे भी सेंड किया था, राइट, तो उसको कवर कर लेना एक बार। तो इनहेरिटेड डिजीज में आपके पास क्या आएंगे, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, जो हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, ये हमारे पास किस में आ जाते हैं, दे आर योर इनहेरिटेड डिजीज, ठीक है। सो जैसे कि आपका सिकल सेल एनीमिया है, ये सारे के सारे हमारे पास इसमें आ जाते हैं। सिकल सेल एनीमिया है आपका, कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। सो एक बार डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स, या जो आपके पास हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स हैं उसको। इनहेरिटेड नाम से ही पता लग रहा है, मतलब जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में जो आ रहे हैं, ठीक है, वो होते हैं आपके। अब इसमें अगर हम देखें तो आपके पास आता है जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स वाला, मैं आपको पढ़ा देती हूँ अभी टॉपिक, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, सो जेनेटिक डिसऑर्डर्स में अगर हम बात करें तो ऐसे डिसऑर्डर्स जो कि होते हैं ड्यू टू चेंजेस इन द जीन्स और क्रोमोसोम्स। ऐसे डिसऑर्डर्स जो कि होते हैं ड्यू टू चेंजेस इन जीन्स में या फिर क्रोमोसोम्स में चेंज आने की वजह से जो डिसऑर्डर्स होंगे उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ये दो प्रकार के होते हैं, एक आपके पास होते हैं दैट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, एक आपके पास होते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। एक क्या होते हैं हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं वो क्या होते हैं, दीज आर कॉज बाय अल्ट्रेशन अल्ट्रेशन और म्यूटेशन इन सिंगल जीन। मतलब जब अल्ट्रेशन या फिर म्यूटेशन, म्यूटेशन यानी कि कोई जब चेंज आ रहा है सिंगल जीन में ही,
तब हम उसको क्या बोलते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स नाम हम उसको दे देते हैं, राइट। जब सिंगल जीन में कोई चेंज आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे इसमें हमारा आता है जैसे कि हीमोफीलिया, जो आपका हीमोफीलिया है, ठीक है, हीमोफीलिया है, आपका कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस है, इसके अलावा हमारा सिकल सेल अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया, इसके अलावा आपका फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया, ये सारी जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं, ये सारे क्या हैं आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, थैलेसीमिया। इसके अलावा हमारे और कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज भी कहा जाता है, रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। ये आपके पास सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसी डिजीज है, सेक्स लिंक्ड, ये है आपकी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, ठीक है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। उसमें भी अगर हम देखें तो ये एक्स लिंक्ड है, ठीक है, कौन सी है, एक्स लिंक्ड है, रिसेसिव है या डोमिनेंट है, तो रिसेसिव है। तो ये एक तो क्वेश्चन ये बन गया आपका, हीमोफीलिया से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डिजीज में क्या होता है, एक ऐसी प्रोटीन जो कि इन्वॉल्व होती है ब्लड क्लॉटिंग में, वो यहाँ पर अफेक्ट होती है। सो इन दिस ए प्रोटीन involved in blood clotting is affected। अब इसमें क्या होता है, अगर पेशेंट को सिंपल सा नॉर्मल सा कट भी लगता है तो उसकी वजह से जो है, उसको नोट्स में आपको इसके शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है, अभी समझा देती हूँ, नोट्स इसके भी शेयर कर दूंगी जेनेटिक डिसऑर्डर्स के, जो आपके पास इनहेरिटेड जो डिसऑर्डर्स हैं उसके, ठीक है, एक बार समझ लो इसको ध्यान से बस। सिंपल अगर कट होता है तो उससे जो है वो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग देखने को मिलेगी पेशेंट को, सिंपल सा अगर उसको कट हो जाता है, ठीक है। ये जो डिजीज है ये आपके पास जो है फीमेल्स में बहुत रेयर होती है, ठीक है, फीमेल्स में ये डिजीज क्या है, बहुत ही रेयर है, बिकॉज इट हैपन्स ओनली व्हेन द मदर इज एट लीस्ट कैरियर। क्योंकि इस डिजीज को होने के लिए ना कम से कम इतना होना जरूरी है कि मदर जो है इसकी कैरियर हो, ठीक है, सिर्फ तभी ये डिजीज होती है, और एटलीस्ट मदर कैरियर और फादर जो है वो हीमोफिलिक होना चाहिए, ठीक है, मदर कैरियर एंड फादर हीमोफिलिक। फीमेल्स में ये डिजीज काफी रेयर होती है। एक थी आपके पास क्वीन विक्टोरिया, जो कि कैरियर थी हीमोफीलिया की। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस की बात करें अगर, तो ये भी आपका सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर में भी अगर मैं देखूं तो ये मेरा एक्स लिंक्ड है, ठीक है, हीमोफीलिया में भी हमने सेम पढ़ा। इसमें क्या होता है, दिस डिसऑर्डर अकर ड्यू टू डिफेक्ट इन आइदर रेड और ग्रीन कोन ऑफ आई। देखो, जो रेड या फिर जो ग्रीन कोन है आई के, ठीक है, उसमें डिफेक्ट देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से जो पेशेंट है वो डिस्क्रिमिनेट, वो कोई भेद नहीं कर पाएगा रेड और ग्रीन कलर में, ठीक है, रेड और ग्रीन कलर में। ये किसकी वजह से होता है, ये होता है जो एक्स क्रोमोसोम है उसमें कुछ जो जीन्स हैं उसमें अगर म्यूटेशन हो जाता है, क्योंकि ये क्या है, एक्स लिंक्ड है, ठीक है, एक्स लिंक्ड है, राइट। सो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आपके पास जो है यहां पर आता है सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, सिकल सेल अनीमिया जो है वो ऑटोजोमल लिंक्ड है, ठीक है, ऑटोजोमल लिंक्ड डिजीज है। पहली बात तो ऑटोजोम लिंक्ड, जब मैंने आपको ना कल ये पढ़ाया था सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, तो उसमें मैंने बताया था ऑटोजोम क्या होते हैं ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं, तो एक बार उसको ध्यान से समझ लेना। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिकल सेल अनीमिया हमारी ऑटोजोम लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, ठीक है, ऑटोजोम लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है।
सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है आपका, दिस डिफेक्ट इज कॉज बाय द सब्सटीट्यूशन ऑफ द ग्लूटामिक एसिड। जब आपका जो ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड का जब सब्सटीट्यूशन हो जाता है, ग्लूटामिक एसिड क्या है, वैलिन है, ग्लूटामिक एसिड और साथ में क्या है, वैलिन है, ठीक है। तो ग्लूटामिक एसिड और वैलिन जो है वो क्या है, हमारे अमीनो एसिड है। क्या है ये, अमीनो एसिड है। यानी कि मेरे पास जो है वो सब्सटीट्यूशन हुआ ग्लूटामिक एसिड का, किसके द्वारा, वैलिन के द्वारा, ठीक है। सो दिस डिफेक्ट इज कॉज बाय द सब्सटीट्यूशन ऑफ द ग्लूटामिक एसिड बाय द वैलिन। मतलब ग्लूटामिक एसिड की जगह पे क्या आ गया, वैलिन आ गया, ठीक है। एट द सिक्स्थ पोजीशन ऑफ बीटा बीटा ग्लोबिन चेन, सिक्स्थ पोजीशन पे ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन चेन है उसकी सिक्स्थ पोजीशन पे क्या होगा, ग्लूटामिक एसिड की जगह पे क्या आ जाएगा, वैलिन आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये आपका पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट। पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, जब आपके पास सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन होता है, ठीक है, सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन यहां पर हो रहा है, ठीक है, सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन हो रहा है। यानी कि जीए की जगह पे, जीए की जगह पे, यानी कि ग्लूटामिक एसिड की जगह पे क्या आ जाएगा, हमारा वैलिन आ जाएगा। तो आपको कैसे याद रखना है, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, गाग की जगह पे क्या आ जाता है, गुग आ जाता है, ठीक है, याद रखने के लिए, ठीक है। इसमें कोडोन याद रख सकते हैं आप ऐसे, जीए की जगह पे जीयू। तो अब इसमें क्या होगा, क्योंकि आरबीसी का शेप बन गया, आरबीसी का शेप बन गया सिकल शेप्ड, ठीक है। तो मतलब जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर जो है आपके टिश्यूज तक नहीं पहुंच पाएगी। तो ये होता है सिकल सेल अनीमिया। फिर आपके पास आता है फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया डिजीज। फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है एक इनबॉर्न एरर है, एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये भी ऑटोजोमल रिसेसिव है, एक लिस्ट बना लेना, ये भी ऑटोजोमल रिसेसिव है। इसमें क्या होता है, it is due to the mutation of a gene, it is due to the mutation of a gene that codes for the enzyme, phenylalanine hydroxylase, ठीक है। ये आपके पास किसकी वजह से होता है, ये होता है due to the mutation of the gene that codes for the enzyme phenylalanine hydroxylase, ठीक है। मतलब एक ऐसा जीन जो कि कोड करता है कौन से एंजाइम के लिए, फिनाइल अलेनाइन हाइड्रोक्सीलेज के लिए, ठीक है, उसमें म्यूटेशन देखने को मिलेगा। सो इट इज ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ ए जीन दैट कोड्स फॉर द एंजाइम फिनाइल अलेनाइन हाइड्रोक्सीलेज। ये जो आपके पास एंजाइम होता है ये क्या करता है, ये एंजाइम आपका जो अमाइनो एसिड फिनाइल अलेनाइन है उसको टायरोसिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है, क्या करता है, फिनाइल अलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। लेकिन लेकिन जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है वो लैक करेगा इस एंजाइम को। इसकी वजह से जो फिनाइल अलेनाइन है वो आपका एक्युमुलेट हो जाता है आपके ब्रेन में, ठीक है। और फिनाइल एलेनाइन जब ब्रेन में एक्युमुलेट हो जाएगा तो ये फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ ही साथ अदर डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब इस प्रकार से इसका एक्युमुलेशन होता है ब्रेन में तो इसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलती है, मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलती है। सो दीज आर ऑल्सो एक्सक्रेटेड थ्रू यूरिन बिकॉज ऑफ पुअर एब्जॉर्प्शन बाय द किडनी। इसकी क्या होती है, पुअर एब्जॉर्प्शन होती है किडनी के द्वारा, ठीक है, इसकी वजह से ये यूरिन में भी एक्सक्रेट आउट होता है। लास्ट आता है आपका, दैट इज द थैलेसीमिया। लास्ट है दैट इज थैलेसीमिया। थैलेसीमिया भी क्या है, ये भी आपका ऑटोजोम, ये भी हमारा ऑटोजोम लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज है, ठीक है, ऑटोजोम लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज होती है हमारी थैलेसीमिया भी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, it results in the reduced synthesis of beta or globin chain of the hemoglobin, it results in
reduced synthesis of अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन्स, जो अल्फा या फिर जो बीटा ग्लोबिन चेन्स हैं हीमोग्लोबिन की, ठीक है, अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन्स ऑफ हीमोग्लोबिन, इसकी वजह से जो है वो क्या बनता है, इसकी वजह से एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है और आपका अनीमिया होता है। सो इट फॉर्म्स एबनॉर्मल एचबी, इसकी वजह से एबनॉर्मल एचबी बनता है और आपका क्या हो जाता है, अनीमिया हो जाता है, ठीक है, अनीमिया हो जाता है, क्योंकि ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो हो गया कम, जिसकी वजह से हो गया अनीमिया। सो बेस्ड ऑन द चेन अफेक्टेड, मतलब अब कौन सी चेन अफेक्ट हो रही है हीमोग्लोबिन की, ठीक है, उसके ऊपर आधारित हम ना दो टाइप से बोलते हैं थैलेसीमिया को। एक होता है हमारा अल्फा थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया, एक आपके पास होता है बिट्टा थैलेसीमिया, बिट्टा थैलेसीमिया, ठीक है, एक होता है हमारा अल्फा, एक होता है हमारा बीटा थैलेसीमिया। देखो नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पर जो आपके पास अल्फा जो ग्लोबिन चेन है उसकी प्रोडक्शन अफेक्टेड होगी अल्फा थैलेसीमिया में, ठीक है, हेयर प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड। जबकि अगर हम बिट्टा थैलेसीमिया में देखें, सो हेयर प्रोडक्शन ऑफ बिट्टा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड, हेयर प्रोडक्शन ऑफ बिट्टा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड। तो अगर हम देखें यहाँ पे जो थैलेसीमिया है वो एक एक क्वेश्चन यहां से बनता है, जो हमारा थैलेसीमिया है ना वो एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, एक्चुअली क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ठीक है, ये एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, यानी कि सिंथेसाइज, मतलब यहां पर क्या होता है, वेरी लेस ग्लोबिन मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होती है, वेरी लेस ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस होती है, इसी की वजह से आप क्या बोल सकते हो कि ये एक आपके पास क्या है, एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है। जबकि अगर हम सिकल सेल अनीमिया की बात करें, सिकल सेल अनीमिया की अगर हम बात करें तो ये हमारा एक क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है, ठीक है, क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है, क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है, यानी कि मैं क्या बोल सकती हूँ कि सिंथेसाइज इन करेक्टली फंक्शनिंग, मतलब क्वालिटी में प्रॉब्लम है। सो इसमें क्या होता है, सिंथेसाइज इनकरेक्टली, इनकरेक्टली फंक्शनिंग ग्लोबिन, यानी कि ग्लोबिन की सिंथेसिस तो हो रही है लेकिन वो इनकरेक्टली फंक्शन कर रहा है, ठीक है, तो ये होता है हमारा सिकल सेल अनीमिया। क्लियर? तो ये हो गए हमारे कंप्लीट मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। अब हम लास्ट पढ़ेंगे, दैट इज द क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स। क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स किसकी वजह से होंगे, ड्यू टू द एब्सेंस और एक्सेस ऑफ एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। तो अब एग्जाम्पल्स क्या होते हैं हमारे पास इसमें, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, क्वेश्चन आता है डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम हमारा किसकी वजह से होता है, इट इज द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, इट इज द प्रेजेंस ऑफ, इट इज द प्रेजेंस ऑफ, मैंने आपको क्या बोला, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स किसकी वजह से होते हैं, ड्यू टू द एब्सेंस और एक्सेस ऑफ, ठीक है, मतलब या तो एब्सेंस हो गया या फिर एक्सेस हो गया या फिर एबनॉर्मल अरेंजमेंट हो गई क्रोमोसोम की, राइट, उसकी वजह से होंगे। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, एडिशनल कॉपी देखने को मिलती है क्रोमोसोम नंबर 21 की, यानी कि ट्राइसोमी देखने को मिलती है क्रोमोसोम नंबर 21 की, क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर हम देखें इसमें, अगर हम इसमें देखें तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसमें जो फीचर्स होंगे वो क्या होंगे, देखो एक तो जो यहाँ पर जो डाउन सिंड्रोम वाला जो बेबी तैयार होगा उसमें, ठीक है, एक तो उस बेबी का शॉर्ट स्टेचर होगा, शॉर्ट स्टेचर्ड विथ स्मॉल राउंड हेड, विद स्मॉल राउंड हेड, ठीक है, एक तो ये होगा। दूसरा उस बेबी में जो है वो ब्रॉड फ्लैट फेस उसका देखने को मिलेगा, ठीक है, मैं आपको इसकी जो
पिक है एक इमेज डाउन सिंड्रोम वाले बेबी की, वो आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है, उसमें आप देखना। एक तो उसकी जो है वो फ्यूरोड बिग टंग होगी, ठीक है, फ्यूरोड बिग टंग। और उसका जो मुंह है ना पार्शली वो आधा खुला ही रहेगा, प्रॉपर उस बेबी का जो माउथ है वो बंद नहीं हो पाएगा। सो पार्शली ओपन उसका माउथ होगा, पार्शली ओपन माउथ होगा, ठीक है। इसके अलावा ऐसा जो बेबी होगा डाउन सिंड्रोम वाला, वो आपके पास मेंटली भी रिटार्डेड होगा, ठीक है। एक तो फिजिकली उसके डेवलपमेंट रिटार्डेड है, साइकोमोटर उसका डेवलपमेंट रिटार्डेड है, ठीक है। साथ ही साथ जो मेंटल जो उसका डेवलपमेंट है वो भी प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है। साथ ही साथ उसमें कंजेनाइटल हार्ट डिजीज भी देखने को मिल सकती हैं, कंजेनाइटल जन्म से ही उसके कोई हार्ट डिजीज भी उसको हो सकती है, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्या, दिस इज योर डाउन सिंड्रोम। किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। डाउन सिंड्रोम वाले बेबी में क्या क्या होगा, शॉर्ट स्टेचर्ड, ठीक है, शॉर्ट स्टेचर होगा, स्मॉल उसका राउंड हेड है, ब्रॉड फ्लैट फेस है, पार्शली ओपन माउथ है, फिजिकली मेंटली रिटार्डेड है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम, दैट इज क्लाइन फेल्टर्स सिंड्रोम। तो जो आपका क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम है ये भी आपका क्या है, दिस इज ऑल्सो योर एग्जाम्पल ऑफ द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, दिस इज ऑल्सो योर एग्जाम्पल ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम में क्या देखने को मिलेगा, देखो ये आपके पास होता है ड्यू टू द एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन मेल। देखो मेल में क्या हो रहा है, मेल में एक्स क्रोमोसोम की, याद रखिएगा जो क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम है ना, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम जो है वो आपका मेल्स में देखने को मिलेगा, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम हमारा मेल्स में देखने को मिलता है। इसमें एडिशनल कॉपी मतलब मेल में ना एडिशनल कॉपी देखने को मिलेगी आपकी जो एक्स क्रोमोसोम है उसका, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मेल्स के केस में अगर हम देखें तो जैसे पैटर्न क्या होता है, आपका पैटर्न क्या होता है हमारा, दैट इज योर एक्स वाई, है ना। लेकिन यहां पर क्या हो गया, एक्स एक्स वाई हो गया, मतलब जहां मेरे पास 46 क्रोमोसोम होने चाहिए वहां पे उसकी जगह पे क्या हो जाएंगे 47, क्योंकि 46 होनी चाहिए तो 47 हो गए, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है कि 44 ऑटोजोम, जो ये जो कंडीशन है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास क्रोमोसोमल मतलब जो ऑटोजोम होते हैं वो कितने होते हैं 44 होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम 2 होते हैं आपके, ठीक है। तो 44 ऑटोजोम तो हैं, इसके अलावा एक्स एक्स वाई ये कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मतलब एक एक्स एक्स्ट्रा हो गया, तो अब एक्स एक्स्ट्रा हो गया तो मतलब फीमेल के फीचर आने लग जाएंगे मेल में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक्चुअली जो फीमेल जो फीचर्स हैं वो देखने को मिलेंगे मेल्स में, जैसे कि गाइनेकोमेस्टिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जैसे कि गाइनेकोमेस्टिया यानी कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, जो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट है वो देखने को मिलेगा मेल में भी, ठीक है। ऐसे जो मेल्स होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, ठीक है, स्टेराइल होते हैं। साथ ही साथ वो आपके मेंटली भी रिटार्डेड रहेंगे, मेंटली रिटार्डेड रहते हैं, और साथ ही साथ जो है वो स्टेराइल होते हैं, ठीक है। जो उनकी फर्टाइल पावर है वो भी नहीं होती है, तो एक्चुअली ये फर्टिलिटी भी नहीं होती है, मेंटली वो रिटार्डेड होते हैं। तो ये होता है हमारे पास एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम की वजह से क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। फिर बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम, ये हुआ इससे जस्ट अपोजिट, यानी कि वहां पर तो क्या हो रहा था, एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा था, यहाँ पर एक कम है, और ये होता है फीमेल्स में, ठीक है। सो दिस इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ, दिस इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम की एब्सेंस हो गई किसमें, फीमेल्स में, ठीक है। यहां पर जेनेटिक कंस्टिट्यूशन क्या होगा, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन यहां पर होता है 44 ऑटोसोम तो है ही, साथ में प्लस प्लस एक्स जीरो, ठीक है, एक हो गया कम, एक एक्स हो गया कम, ध्यान देंगे फीमेल में एक्स एक्स होता है लेकिन यहाँ पर एक ही एक्स है, ठीक है, एक ही एक्स है, तो मतलब क्रोमोसोम कितने हो गए मेरे 45 हो गए, कितने हो गए 45 हो गए। तो ऐसी जो फीमेल्स होंगी ना, ऐसी फीमेल्स में क्या होगा, ऐसी फीमेल्स एक तो स्टेराइल होंगी पहली बात, ठीक है। इनकी जो ओवरीज होती हैं, इनकी जो ओवरीज होती हैं वो रूडिमेंट्री होती हैं,
ठीक है, नॉन फंक्शनल टाइप ही हो गई, स्टेराइल है। लैक ऑफ, इनमें जो अदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होने चाहिए वो भी नहीं होंगे, अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ये भी यहां पर नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, ड्वार्फ वो हो सकती हैं, ड्वार्फ ड्वार्फ, और साथ ही साथ मेंटली भी कैसी होंगी ऐसी फीमेल्स, रिटार्डेड, मेंटली रिटार्डेड। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लाइनफिल्टर और टर्नर सिंड्रोम, डिटेल में मैंने आपको करवा दिया विद द फीचर्स। तो बस इसमें अब आपका ये रहता है जेनेटिक इनकम्पेटिबिलिटी एंड जेनेटिक काउंसलिंग, ये तो ना जनरल सा टॉपिक है जेनेटिक काउंसलिंग का, है ना। स्टिल मैं आपको इसका एक पेज पे लिख के भेज दूंगी नोट्स, एक बार उसको रीड कर लेना। बाकी ये जनरल सा टॉपिक है जेनेटिक काउंसलिंग का और चैप्टर कंप्लीट है आपका। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेंगे, पिछला बैकलॉग बचा है उसको भी कवर कर लेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज के नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, ये हैंड रिटन, कुछ मैंने ऐसे 9th क्लास में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना वो आपको दिए हैं। और इससे पहले आपको अदर पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं नेचुरल रिसोर्सेज के डिटेल्ड। ठीक है, उसको एक बार देख लेंगे। इसके लिए तो, और इम्प्रूवमेंट इन नेचुरल फूड रिसोर्सेज जनरल से टॉपिक है, इसके मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी दे दूंगी, है ना, क्वेश्चन फॉर्म में भी इसको करवा दूंगी मैं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बनती हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो गया आपका, ओजोन हो गया, है ना, ये बायोडाइवर्सिटी हो गया। ठीक है, तो इसके लिए आपका ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हार्डली 2 दिन लगेंगे, सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। राइट, बस आप लोग रिवाइज करते रहिए, इसीलिए हम प्रीवियस जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर भी फोकस करें, साथ में रिवीजन। अभी मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट सेंड करती हूँ सेल चैप्टर का, ठीक है, उसको सॉल्व करना सभी।